Hello everyone. In previous video, we discussed about the autonomic nervous system and the basics of cholinergic systems and the parasympathetic and sympathetic actions. In this video, we cover cholinergic receptors and cholinergic drugs. So now start with the cholinergic receptors. Two types of cholinergic receptors are there. One is the muscarinic receptor and second is the nicotinic receptors. The muscarinic receptor, in previous video in general pharmacology we discussed about the type of the receptors. Four type of receptors are there. Four types of receptor we discussed. Four type are G protein coupled, ion channels, ionotropic, enzymatic and intracellular. So muscular receptors are the G protein coupled receptor and the nicotinic receptor are the ligand gated ion channels. The further muscarinic receptors are divided into three parts: 5, M1, M2, M3, M4 and N5. But most importantly or most commonly present in the body is M1, M2 and M3. So we only focused on three receptors, M1, M2 and M3. And the nicotinic receptors are two types, neuromuscular and neurons. जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे एनएम, एंड जो गैंग्लियाज ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और सीएनएस में होंगे वो होंगे एनएन रिसेप्टर्स. ओके. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो रिसेप्टर होगा वो क्या करवाएगा, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शंस करवाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ मस्कुलिनिक रिसेप्टर. M1 रिसेप्टर. M1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं. हमने कोलिनर्जिक ड्रग कोलिनर्जिक जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, पैरासिम्पेथेटिक एक्शन को इंक्रीज करता है. पैरासिम्पेथिक एक्शन को इंक्रीज करता है यानी कि वो सीक्रेशंस को बढ़ाता है. सीक्रेशंस को बढ़ाता है यानी कि M1 क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड में सीक्रेशंस को इंक्रीज करेगा. M2 है वो कार्डियक मसल्स पे काम करेगा और कार्डियक मसल्स पे पैरासिम्पेथिक एक्शन क्या होती है, उसको इनहिबिट करना यानी कि हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट वो सबको डिक्रीज करेगा. और M3 रिसेप्टर होता है वो स्मूथ मसल्स ऑफ आई, लंग, डाइजेस्टिव ट्रैक, स्वीट ग्लैंड, सलाइव ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है. इसके अलावा हमने जनरल फार्मिंग में एक चीज़ और देखा था, जो ये चैनल्स होते हैं जी प्रोटीन कपल्स, वो थ्री टाइप्स के होते हैं, GQ, GS एंड GI. ठीक है. थ्री टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट. सो M1 एंड M3 आर GQ टाइप एंड M2 इज GI टाइप. GQ टाइप जो होगा वो क्या करता है, कैल्शियम, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से सीक्रेशन, न्यूरोट्रांसमिशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है. एंड M2 जो रिसेप्टर है वो क्या होता है, GI टाइप का होता है और उससे क्या होगा, ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल एंड रिडक्शन इन हार्ट रेट. ओके. तो ये बेसिक रिसेप्टर्स के बारे में हमने देख लिया. उसके बाद हम कोलिनर्जिक ड्रग्स को पढ़ेंगे एक एक करके. सो बेसिकली कोलिनर्जिक ड्रग्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है या पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर रही है. अगर कोई ड्रग पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है तो वो क्या होगी, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और अगर डिक्रीज कर रही है तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट. सॉरी. सो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में देखेंगे. सो स्टार्ट विद कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. टू टाइप्स कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आर डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग. डायरेक्ट एक्टिंग मतलब डायरेक्ट रिसेप्टर पे एक्शन, डायरेक्ट रिसेप्टर्स पे एक्शन होगा. एंड इनडायरेक्ट मतलब क्या होगा, एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज को इनहिबिट करेंगे. अब अगर एसिटाइल कोलिन एस्टेरेज क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को दो पार्ट में तोड़ देता है, एसीटेट एंड कोलिन, एसीटेट प्लस कोलिन. तो इससे एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हो जाता है. अब अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा और ब्रेक डाउन नहीं होगा तो इंक्रीज हो जाएगा एसिटाइल कोलिन. फर्दर इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक जो है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. जो रिवर्सिबल्स है वो फिर अगेन टू टाइप्स, लिपिड सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल. हमने प्रीवियस जनरल फार्मेक में ये देखा था, अगर कोई ड्रग लिपिड सोल्यूबल है तो वो BBB को क्रॉस कर सकती है या कोई भी मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकती है, लेकिन वाटर सोल्यूबल होती है वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है. सो लिपिड सोल्यूबल का एग्जाम्पल फाइसोस्टिग्माइन एंड द वाटर सोल्यूबल का एग्जाम्पल नियोस्टिग्माइन. ये टर्सरी अमाइन होता है और ये क्वार्टरी अमाइन होता है. सो फाइसोस्टिग्माइन जो होती है वो ब्रेन में जा क्रॉस कर सकता है, इसलिए इसका यूज़ हम एट्रोपिन पॉइजनिंग में करते हैं. एट्रोपिन पॉइजनिंग में ये यूज़ होता है. और ये नहीं होता
एट्रोपिन बॉडी में यही क्यों होता है, क्योंकि ये ब्रेन क्रॉस कर सकता है और ये एट्रोपिन भी बीबीबी को क्रॉस करता है। ओके, नाउ स्टार्ट विद डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। Simply mimic the effect of acetylcholine by binding to either muscarinic receptor और nicotinic receptor, दोनों पे एक्शन होता है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ एसिटाइलकोलिन इज, सबसे पहला तो क्या है, नॉन स्पेसिफिक कोलिनर्जिक इफेक्ट, यानी कि एनएम को भी कर रहा है, एनएन को भी कर रहा है, M1 M2 M3 सबको कर रहा है। स्टिमुलेट तो क्या होगा, सभी एक्शन दिखाएगा। मान लें अपने को ओनली हार्ट पे चाहिए, ओनली अपने को कार्डियक हार्ट रेट इंक्रीज करनी डिक्रीज करनी है, तो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। और द सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय द एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज, यानी कि एसिटाइलकोलिन में फटाफट टूट जाएगा तो अपना एक्शन दिखाई नहीं पाएगा। इसलिए इसका क्या क्लिनिकल यूज़ भी बहुत लिमिटेड हो, बहुत शॉर्ट एक्टिंग होता है। यूजेज, हार्ट रेट डिक्रीज, वही जो भी पैरासिम्पेथेटिक एक्शन जो है वो सारे इसके यूज़ हो जाएंगे। हार्ट रेट कम करेगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ करेगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन हम इसका यूज़ कर सकते हैं जो मायोसिस करवाएगा। मायोसिस हम कब यूज होती है, हम आई सर्जरी में यूज आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है डायरेक्ट एक्टिंग का कार्बाकोल। जो भी डायरेक्ट एक्टिंग होंगे उनके नाम में हमेशा कोल दिखेगा आपको, लाइक कार्बाकोल, एसिटाइलकोल, ठीक है। उसके बाद में ये याद करने के लिए बता दो, इसमें भी COL कोल, अगर आप इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसमें ये रहा कोल। सो ये तरीका आप कैसे रिमेंबर कर सकते हो इसको। तो हम कार्बाकोल के बारे में देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन होगा, लेकिन ये एस्टेरेज जो है एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज उसके लिए इतना ससेप्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम में आता है, ठीक है। लोकली इसको हम प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने में काम में ले सकते हैं। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, यानी कि मेयोसिस क्या होगा, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर IOP डिक्रीज हो जाएगा और ग्लूकोमा में इसका यूज हो सकता है। पिलोकार्पिन स्पेशली ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए ही यूज़ होता है। ये स्मूथ मसल्स ऑफ आई पे काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल। इससे क्या होगा, एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो इंक्रीज होगा और इससे रैपिड डिक्रीज इन IOP मतलब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। सो इसका यूज़ हम करते हैं एक्यूट ग्लोकोमा अटैक के अंदर। बेथेनेकोल जो होता है वो सिलेक्टिवली स्टिमुलेट यूरिनरी एंड GI ट्रैक्ट। ओके, यूज़ यूरिनरी पे काम कर रहा है तो यूरिनरी रिटेंशन में काम में आ सकता है, एंड वीक मसल स्टोन GIT में काम आएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग मतलब सिंपली ये एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज से बाइंड करके एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज के एक्शन को रोक देगा और एसिटाइलकोलिन में ब्रेकडाउन को रोकेगा, तो एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो जाएगा। इसको दो बार में हमने देखा था ऊपर चार्ट में, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल फिर दो वाटर सोल्यूबल एंड लिपिड सोल्यूबल थे। तो इसका पहला एग्जांपल है एड्रोफोनियम, वेरी शॉर्ट एक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी शॉर्ट एक्टिंग। और ये इतना शॉर्ट एक्टिंग है, इसी का अपने को यूज़ है कि हम इसको माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में काम में लेते हैं। ये 10 से 20 मिनट या 10 से भी कम मिनट तक ये काम करता है, वाटर सोल्यूबल कैटेगरी में आएगा ये, डायग्नोसिस ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस। और इसका दूसरा नाम जो है वो है टेंसिलोन टेस्ट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे, हमने क्या किया, एड्रोफोनियम को IV इंजेक्ट की। अगर कंडीशन इम्प्रूव हो रही है मतलब एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो रहा है। अगर एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो रहा है तो माइस्थेनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट इम्प्रूव होगा। और अगर कंडीशन रोजन हो गई, पहले थी उससे ज़्यादा ख़राब हो गई, तो ये क्या हुआ, कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा। यानी कि पहले से ही एसिटाइलकोलिन था ज़्यादा और हमने एड्रोफोनियम दे के इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये यहाँ पे इसलिए काम में आता है क्योंकि अगर चलो अच्छा इम्प्रूव हो गया तो वेल, लेकिन अगर और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, रोजन कंडीशंस हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक रखेगा ये, ठीक है। तो इतने को हम कंट्रोल कर सकते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में ब्रीफ रिव्यू क्या है, ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ होती है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, जिसकी वजह से रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं कर पाता है और मसल्स वीकनेस हो जाती है।
ठीक है। तो हम जैसे ये एड्रीफोनियम इसको देंगे तो एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोलिन के हो जाएंगे ब्लॉकर के बजाय तो वो ज़्यादा बाइंड करेंगे और मसल स्टोन को इंक्रीज कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज फाइकोस्टिगमाइन, जो हमने देखा पहले, लिपिड सोल्यूबल है ये। स्टिमुलेट बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स, टर्सरी अमाइन इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है, इसलिए इसको हम डायग्नोसिस के काम में नहीं ले सकते। यूजेस ओवरडोज ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और एट्रोपिन पॉइजनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। नियोस्टिगमाइन जो है वो भी इंटरमीडिएट एक्शन है, वाटर सोल्यूबल है, क्वाटनरी अमाइन है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉट एब्जॉर्ब वेल फ्रॉम जीआई को भी ये ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करता, अच्छे से वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होता है, और ब्रेन के अंदर भी ये एंटर नहीं करता है, तो ब्रेन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नहीं शो करेगा। यूजेस अगेन, माइस्थेनिया ग्रेविस रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड कोबरा बाइट, ठीक है। कोबरा बाइट में कैसे, वो भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे जाके काम करते हैं, तो एसिटाइल कोलिन इंक्रीज करके वर्क करता है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है, अगर उसमें हम नियोस्टिगमाइन दे रहे हैं या कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग दे रहे हैं तो उसको हम एट्रोपिन के साथ देंगे। क्यों देंगे? नियोस्टिगमाइन क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन इंक्रीज करेगा। एसिटाइल कोलिन इंक्रीज करेगा तो वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करेगा, मस्करेनिक रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करेगा। अब अपने को माइस्थेनिया ग्रेविस में ओनली चाहिए एक्शन ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर्स, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एन पे अपने को एक्शन चाहिए, बट ये एन M1 M2 M3 सब पे काम करेगा। तो M1 पे काम करेगा, एसिडिटी अपने को साइड इफेक्ट दिखेगी, M2 ब्रेडिकार्डिया दिखेगा, M3 से यूरिनेशन ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, एट्रोपिन साथ में इसके दे देंगे, और एट्रोपिन साथ में देंगे तो ये जो M वाला रिसेप्टर है एट्रोपिन उसको ब्लॉक कर देगा, तो ये सारे जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं दिखेंगे अपने को, ठीक है। क्योंकि एट्रोपिन जो होता है वो ओनली सिलेक्टिवली ब्लॉक करता है मस्करेनिक रिसेप्टर्स को और निकोटिन को नहीं करता है, और एट्रोपिन जो होता है वो BBB को क्रॉस करता है, और अपना फाइसोस्टिगमाइन भी इसको क्रॉस करता है, और नियोस्टिगमाइन नहीं करता है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, इसलिए ये ज़्यादा यूज़फुल होता है एट्रोपिन पॉइजनिंग में, ठीक है। फाइसोस्टिगमाइन और नियोस्टिगमाइन में एक डिफरेंस है, GIT मेम्ब्रेन को क्रॉस ये करता है, ये नहीं करता है। आई मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करता है, नियोस्टिगमाइन नहीं करता, और ये इसको क्रॉस करता है, इसलिए हम इसको एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में इसका के ट्रीटमेंट में हम इसको काम में ले सकते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस करता है, ये नहीं करता, इसलिए एट्रोपिन पॉइजनिंग में काम में कर सकते हैं। समझ में आया क्यों फाइकोस्टिगमाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट्रोपिन पॉइजनिंग में, क्यों हम नियोस्टिगमाइन नहीं दे सकते, ओके। अगेन एग्जांपल इज पायरोडिस्टिगमाइन, ये सिमिलर एज नियोस्टिगमाइन है, ठीक है। उसके बाद में 3 ड्रग्स और आती हैं, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमाइन एंड गैलेंटामाइन। ये ड्रग्स इंपॉर्टेंट है एल्जाइमर्स डिजीज़ में। एल्जाइमर्स डिजीज़ पे हम एक सेपरेट पूरा वीडियो बनाएंगे, इसलिए मैंने इसमें एल्जाइमर्स को ज़्यादा डिटेल्स में बताया। इतना याद रखिए, ये ड्रग्स जो है एल्जाइमर डिजीज़ में काम होता है। एल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होती है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के डिजनरेशन से होता है, जिससे मेमोरी लॉस हो जाती है या डेमेंशिया हो जाता है, ठीक है। ये ड्रग इसकी कंडीशन को सिर्फ इम्प्रूव कर सकती हैं, ये कभी भी इसके प्रोग्रेशन को स्टॉप नहीं करती हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ये भी, बट दे सकते हैं हम इसको, डोमेपेजिल, रिवास्टिगमाइन और गैलेंटामाइन। उसके बाद में लास्ट है जो है इरिवर्सिबल एक्टिंग ड्रग्स, ये एक्सट्रीमली एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट शो करती हैं, इसलिए इनको नहीं यूज करते हैं। 2 टाइप्स आर देयर, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का एग्जांपल है मैलाथियन, और कार्बोनेट्स का एग्जांपल है कार्बेरिल्स, ठीक है। इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। उसके बाद में एक चीज़ आपको क्वेश्चन आते हैं, पिन पॉइंट प्यूपिल्स क्या देखने को मिलती है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइंटिंग, अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसमें तुम्हें पिन पॉइंट प्यूपिल देखने का कहीं भी मैंने मेंशन कर दिया तो आप डायरेक्ट आंसर कीजिए ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। दूसरा ओपियोइड पॉइजनिंग, फिनॉल कार्बोनिक एसिड पॉइजनिंग, और फॉन्टाइन हेमरेज में भी पिन पॉइंट प्यूपिल अपने को देख सकते हैं। तो पिन पॉइंट प्यूपिल्स का ट्रीटमेंट क्या है, या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट क्या है, एट्रोपिन बाई IV, ठीक है। IV एट्रोपिन देंगे, और कब तक देंगे, एवरी 5 मिनट टिल साइन ऑफ एट्रोपिनाइजेशन, ठीक है। एट्रोपिनाइजेशन साइंस आर माइटेसिस मोस्ट कॉमन, सीक्रेशन डिक्रीज मोस्ट स्पेसिफिक, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है।
माइड्रेसिस को हम साइन ऑफ ब्रेन डेथ भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइड्रेसिस दिख गया तो कोमा में चला गया, ब्रेन डेथ हो गया, इंसान मर गया, जाके उसके पेरेंट्स को आप बोल रहे हो, उसके रिलेटिव्स को आप जाके बोल रहे हो सॉरी ले जाओ, ऐसा नहीं है। अगर माइड्रेसिस है उसके बाद में उसकी हार्ट रेट होगा, वो पल्स वगैरह सब चेक करेंगे, बोलते हैं साइन ऑफ ब्रेन डेथ माइड्रेसिस को भी। विच साइन इज एक क्वेश्चन आ सकता है, विच साइन नॉट रिवर्स बाय द एट्रोपिन, तो इसका क्या हो जाएगा मसल्स वीकनेस। ठीक है, इनमें से मसल्स वीकनेस साइन को ये वो नहीं करेगा। सो इन दिस वीडियो हम इतना ही कवर करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स बाकी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, इसका एक आपको मैं ट्रिक दे देता हूँ। डंबल्स सब यूज़ करते हो मोस्टली, DUMBELS, ये जो भी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन अपने को दिखते हैं वही ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वही साइड इफ़ेक्ट्स में रूप में दिखेगा, लाइक डायरिया, यूरिनेशन, मायोसिस, मसल्स वीकनेस, ब्रेडिकार्डिया, इमेसिस, लैक्रिमेशन एंड सलाइवेशन। ओके, तो इन दिस वीडियो हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।